नमस्कार, मैं संजय सिन्हा आज आपको मिलवाने लाया हूं डॉक्टर पुष्पराज पटेल से। इनसे हम दिल की बातचीत करेंगे क्योंकि ये दिल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं कि आप बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं और पढ़ते खूब हैं, पर आज हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपसे कुछ निकलवाने की कोशिश करेंगे, दिल की बातें हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि जो साहित्यिक दिल है और ये वाला दिल है, वो दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है? कनेक्शन है डेफिनेटली उसका, कि जो भावनाओं के साथ हमारा साइंटिफिक जो टर्म है हार्ट, उस पर प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव का जो परिणाम है पूरे बॉडी पे पड़ता है। कि जब कोई भावना या जो हमारा साहित्यिक दिल है वो जब सोचता है, उसका असर कि अचानक से कई बार होता है कि अच्छा। बहुत ज़्यादा भावनाओं में लग जाते हैं, चक्कर आने लगता है, तो कनेक्शन है डेफिनेटली। मतलब अच्छा, इसीलिए वो जो कवि और साहित्यकार जिस दिल की बात करते हैं उसका इम्पैक्ट इस पर ही पड़ता है जो भी पड़ता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा सीरियस नोट पर बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। आजकल दिल की बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है, तो क्या वजह है उसका? बहुत मतलब कि लोगों के लिए आम बोलचाल की भाषा में समझाएं। जैसा अब हम देख रहे हैं कॉमनली कि इतना तेज़ी से दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जो एक पहले धारणा था कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ ये ओल्ड एज में होती थी, या जो एक बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाले लोगों में होती थी, अब वो मिथ टूटता जा रहा है। अब गांव से भी ऐसा पेशेंट आते हैं, बहुत ओल्ड एज में भी आते हैं, कि जिनका हम सोचते हैं कि ये तो ज़िंदगी भर वो गाँव में रहे हैं, अच्छा खाना खाया है, शुद्ध खाना खाया है, कुछ फास्ट फूड नहीं लिया, जंक फूड नहीं लिया, तो इनमें संभावना कम है। लेकिन उसके बाद ओल्ड एज में देखते हैं कि शुगर डेवलप हो गई या हार्ट डिजीज़ डेवलप हो गई, कि पहले कभी नहीं था। तो कुछ ऐसे फैक्टर जो यूनिवर्सली सबको अफेक्ट कर रहे हैं, जैसा पॉल्यूशन है, खाने की चीज़ों में जो एक अडल्ट्रेशन या खाद का बहुत ज़्यादा उपयोग, जो जिनसे कोई भी अछूता नहीं है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो इतना ज़्यादा हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही है या जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि यंग एज में, कि 20 साल 25 साल की उम्र में ही ये बीमारियां डेवलप हो रही हैं, जो पहले बहुत रेयरली ऐसा होता था, केवल जेनेटिक केसेस में होता था। बट अब जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री ना होने के बाद भी ऐसा पेशेंट देखने के लिए मिल रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्मोकिंग नहीं है, या कोई व्यसन जो एक ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर है वो नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत कम एज में। तो क्या वजह है? क्या क्या लगता है कि वो मतलब जो खाने पीने की जो बात आपने बताई, एक जो बहुत कॉमन बीमारी, कॉमन मतलब वजह है, मृत्यु का कारण बनता जा रहा है, एक वजह देख रहे हैं हम, सडन कार्डियक अरेस्ट। ये क्या चीज़ है और हार्ट अटैक में और सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है? हार्ट अटैक में जो हार्ट को स्वयं को खून जाता है, हार्ट का काम है पंप करके पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करना, लेकिन हार्ट को खुद भी खून की ज़रूरत रहती है। वो सप्लाई करने के लिए 3 ब्लड वेसल्स रहती हैं, 3 आर्टरीज रहती हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं। जब इनमें रुकावट आती है, नैरोइंग होती है, जिसे ब्लॉकेज बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो जब हार्ट को खुद को ब्लड नहीं पहुंचता तो मसल्स डेड होने लगती हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं उनकी मृत्यु होने लगती है, और उसका दर्द महसूस होता है जो हार्ट अटैक का दर्द होता है। तो वो हार्ट अटैक हो गया। उसकी वजह से, अटैक की वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जो हार्ट पंप करके पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाना चाहिए वो क्षमता कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को फ्यूचर में सांस फूलना, कमजोरी, बीपी कम होना, ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सडन कार्डियक डेथ जो होता है कि अचानक से, बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि मरीज को दर्द हुआ और हॉस्पिटल तक पहुंचने का समय नहीं मिला, या दर्द भी नहीं हुआ और रात में सोए और सुबह उठे ही नहीं और डॉक्टर के पास ले गए। तो क्या होता है, क्यों होता है वो? ये एक दूसरे तरह का कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें जो करंट है, कि हार्ट 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कना चाहिए, तो हार्ट के अंदर करंट जनरेट होता है, वो पूरे हार्ट के मसल्स में पहुंचता है, पूरे हार्ट में संदेश पहुंचता है कि हाँ 1 मिनट में 60 बार धड़कना है, 100 बार धड़कना है। ऐसे कभी कभी मसल्स अनस्टेबल हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से अंदर करंट डेवलप हो जाता है, जैसा एक शॉर्ट सर्किट जैसा बोल सकते हैं। जब VTVF होता है तो हार्ट धड़कता नहीं, फड़कता है, कि ऐसे मसल्स फिब्रिलेट करती हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ना होकर इस तरह से फिब्रिलेट करती हैं। उस स्थिति में हार्ट से ब्लड बाहर नहीं निकलता है, ब्लड सप्लाई नहीं होती दूसरे ऑर्गन्स को, ब्रेन को, दूसरे ऑर्गन्स को, और ब्लड प्रेशर ज़ीरो हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। उसकी वजह से सडनली अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। जैसा वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि डिफिब्रिलेटर एक पब्लिक प्लेसेस में इंस्टॉल करने लगे हैं, तो वो इसी के लिए है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है कार्डियक अरिथमिया, VTVF,
तो डिफिब्रिलेटर से जो शॉक देते हैं, या मूवीज़ में भी कॉमनली देखा होगा कि शॉक देते हैं और होश में आ जाता है पेशेंट, तो उसका फंक्शन ये है कि जो इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म चल रहा है या रेट अनियमित हो गई, अंदर करंट तेज़ी से बढ़ गया है, तो ये शॉक देके उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है, उसको नियमित कर दिया जाता है और उससे जान बच जाती है। तो ये सडन कार्डियक डेथ का कारण है, या सडन कार्डियक अरेस्ट जो होता है कि और इसकी वजह क्या होती है, इस बीमारी की वजह क्या होती है सडन कार्डियक एक अरेस्ट? जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो तो हार्ट अटैक ही है, कि जब हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता, मसल्स की डेथ होती है, तो फाइब्रोसिस होती है, करंट अंदर ही अंदर तेज़ी से घूमने लगता है, मसल्स में अपने आप करंट जनरेट हो जाता है, और उसकी वजह से जो वीटी या वीएफए की अचानक से पल्स रेट बहुत बढ़ जाती है, सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज तो हार्ट अटैक ही है। इसके अलावा कभी कभी जो दूसरे जेनेटिक कॉज हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, इन वजहों से भी ये बीमारी होती है। क्या इनका कोई सिम्टम पहले से मालूम होता है किसी को? हार्ट अटैक या जो हार्ट को ब्लड जाने की समस्या, उससे संबंधित सिम्टम तो बहुत कॉमनली अब लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है कि चलने फिरने में सीने में भारीपन, बहुत ज़्यादा डकार आना, सीने में जलन या बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये इसके कॉमन सिम्टम है। जो लेफ़्ट साइड में चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ़्ट शोल्डर की तरफ रेडिएट हो रहा है, या कभी चलने में जबड़े में दर्द हो रहा है, ये भी बहुत एक डायग्नोस्टिक सिम्टम है जो हार्ट को ब्लड वेसल से संबंधित जो बीमारी है उससे। जो दूसरा सडन कार्डियक अरेस्ट वाला है, तो ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इससे संबंधित कोई सिम्टम बोले कि हाँ ये अगर ऐसा लग रहा है तो संभावना हो सकती है। केवल जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज इसका कार्डियक जो इश्कीमिया है वो हो गया। दूसरा मोस्ट कॉमन है जेनेटिक डिजीज़ की, अगर फैमिली में किसी को ऐसा है सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो फिर दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी जेनेटिक ट्रांसमिशन की वजह से वो रिस्क रहता है, तो उनको भी जो कार्डियक इवैल्यूएशन कराना चाहिए, टेस्टिंग कराना चाहिए। मतलब इससे बचा जा सकता है? या हार्ट बिल्कुल दुरुस्त रहता है, कई बार कई लोगों को देखा है जिम जाते हैं, काफ़ी फिट फाट रहते हैं, फिर भी उनको सडन कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, वो क्यों होता है? एक जो हार्ट अटैक के कारण डेथ हो रही है तो उसके लिए तो यही है कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ है वो। लाइफ स्टाइल, और जो जिम या एक्सरसाइज के बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो रेगुलर चेकअप कराना है। एक एज के बाद में जो मोस्ट कॉमन कॉज है, तो जो लिपिड डिरेंजमेंट की लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए, अगर वो गड़बड़ है तो उसके लिए फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो मेडिसिन लेना है। दूसरा एक्सरसाइज रेगुलर करना है। तीसरी चीज़, अगर जो 30 इयर्स के बाद या 25 इयर्स के बाद अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ट्रेडमिल टेस्ट है जो एक्सरसाइज करा के ईसीजी करते हैं कि अगर कुछ ऐसा ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है जो फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है तो उसमें एक्सरसाइज के दौरान पकड़ में आ जाता है। ये दोनों बीमारियां वंशानुगत भी हैं? हाँ, जेनेटिक तो होती हैं ये बीमारियाँ दोनों? हाँ, दोनों। दिल की बीमारी जो है जेनेटिक है, तो मैक्सिमम जो बीमारियाँ होती हैं जेनेटिक एसोसिएशन तो होता ही है उनका। और इनसे बचने का सबसे सामान्य तरीका सिर्फ आप जो बता रहे हैं कि टाइम टू टाइम अपने आप को मॉनिटर करते रहिए, चेक करवाते रहिए, और कुछ लाइफस्टाइल गाइडलाइंस देंगे आप? जैसा मेडिसिन्स हैं कि किसी बीमारी में जो रोल मेडिसिन का होता है उससे कहीं ज़्यादा रोल लाइफस्टाइल का होता है। खान पान, एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दवाइयाँ तो एक इजी अल्टरनेटिव है कि अगर मैंने आपको कहा कि रोज़ 1 घंटे आपको पैदल चलना है, तेज़ तेज़ वॉक करना है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन है कि एक कैप्सूल ले लो। लेकिन वो दवा लेने के बाद भी मैं आपको ये एश्योर नहीं कर सकता कि हाँ आप ये लेते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ आप ये ऐसा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो खाने में जो एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सलाद, फल यूज़ करना चाहिए। कलर्ड फ्रूट्स होना चाहिए अलग अलग कलर के, कि जिससे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलें। एक्सरसाइज के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिम ज्वाइन करें, प्रतिदिन मिनिमम 30 मिनट तेज़ तेज़ पैदल चलना, ब्रिस्क वॉक जिसे कहते हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज की। इतना तेज़ चलें कि थोड़ा पसीना आए, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना हो कि बहुत सांस फूल रही है, बहुत ओवर एक्सर्ट जैसा जिम में एक डेथ का हम सोचते तो उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज है, कस्टम्ड एक्सरसाइज की अपनी हमारी रेगुलर हैबिट नहीं है और ज़्यादा कर लिया तो उससे भी हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है। चूँकि एक बेसलाइन डिजीज़ है अगर मान लीजिए,
और अचानक से स्ट्रेस बढ़ गया हार्ट में तो डेथ होती है। जैसा अब आजकल हम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बहुत कॉमनली वीडियो देखते हैं कि डांस करते करते डेथ हो गई। हाँ हाँ तो वो बहुत। भी यही रीज़न है कि एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, किसी फंक्शन में गए जोश में, वहाँ ज़्यादा डांस कर लिया और हार्ट पे स्ट्रेस पड़ा, सह नहीं पाए, इसलिए डेथ हो गई। मतलब आपको अपने हैसियत से ज़्यादा कोई भी काम नहीं करना है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। ये उतना अपना बेसलाइन बनाए रखें। अपने दिल की भाषा को समझिए, आप दिल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत सही बात आपने बताई, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि डांस करते हुए लोगों की मृत्यु हो जा रही है, ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए मृत्यु हो जा रही है, तो कुछ मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जो एक मतलब सेइंग है वही यहाँ पर आप कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने तो बताया आपका नाम वगैरह, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन वैसे दें कि आप दिल के डॉक्टर क्यों बने। मैं बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ। घर में कोई ऐसा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था, सब यहाँ जबलपुर से पढ़ाई की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स अगर ऐसे पहुँचे तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। जैसे 12th तक मेरा सेकंड डिवीज़न में पास किया, बट मेरे पापा का सपना था कि नहीं मैं डॉक्टर बनूँ, उनके एक मित्र थे डॉक्टर, तो उनको प्रेरणा मिली कि नहीं ये बहुत अच्छा उनके सम्मान है तो मैं भी डॉक्टर बनूँ। और मैं कोशिश की, पीएमटी की तैयारी की। पहले बार में नहीं हुआ, 3 बार ड्रॉप लिया मैंने, 3rd ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद फिर यहाँ से एमबीबीएस किया, जबलपुर से एमबीबीएस एमडी किया, फिर कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद गया। तो कंटिन्यूशन में होता गया ऐसा। इनिशियल जब तैयारी कर रहा था तब तो खैर ये भी नहीं सोचा था कि पास कर पाऊँगा, मतलब पीएमटी क्लियर कर पाऊँगा। पर चूँकि पिताजी ने ऐसा कहा कि नहीं तुमको यही करना, कुछ और नहीं करना, तुम लगे रहो, जितना भी समय लगे करो, इसके लिए कर लोगे। तो उनका भरोसा था, उसको देखते हुए फिर मैं मेहनत करता रहा और अंततः सफलता मिल गई। और फिर लकीली आगे कंटिन्यूशन में सब चीज़ें अच्छे ही रहा, होता गया। मैं जब हैदराबाद में था तो वहाँ पे किम्स हॉस्पिटल से ट्रेनिंग की मैंने, उसके बाद नारायण विद्यालय में भी काम किया। तो वहाँ पे एक जो कम्युनिटी सर्विस एस्पेक्ट भी देखने के लिए मिला, जो एक एथिकल प्रैक्टिस जैसा हमारे मन में भी इम्प्रेशन है कि साउथ साइड एथिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा है। वो चीज़ मुझे वहाँ पे फील भी हुई कि पेशेंट एक भरोसे के साथ तो आते ही है, सब पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, बट वो ये चाहते हैं कि इलाज सही हो जाए हमारा। ठीक है, थोड़ा पैसा भी बच जाए, लेकिन सब प्रायोरिटी ये होती है कि इलाज सही हो जाए। जो एक आजकल हो रहा है कि वो भरोसा हम खोते जा रहे हैं। तो उस चीज़ के भी मुझे वहाँ पे प्रेरणा मिली कि प्राइमरीली ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्या सही सलाह वो देना ज़्यादा ज़रूरी है। और वही मैं कोशिश भी करता हूँ कि फॉलो करूँ, इलाज जहाँ भी कराना सही सलाह उनको दे देता हूँ। डॉक्टर साहब ने दो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहली बात कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो सफलता ज़रूर मिलती है। उन्होंने अपनी कहानी आपको सुनाई। दूसरी बात उन्होंने कही कि डॉक्टर का जो पेशा है उसमें जो थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग सुनते हैं, पैसे की होड़ में सब लोग करते हैं, बहुत सारी बातें सामने आती हैं, पर डॉक्टर साहब ने कहा कि जो नैतिकता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है उसका। और मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर पुष्पराज पटेल से जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी तो हम लोग कहानियों के माध्यम से मिले थे, रिश्तों के माध्यम से मिले थे। पर जब धीरे धीरे मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब जो हैं सो यंग हैं, आपको दिख रहे हैं बिल्कुल यंग है ये, पर जबलपुर में दिल के सबसे जाने माने डॉक्टर हैं। और जितने भी लोग मुझे मिले हैं, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, सब ने कहा है कि डॉक्टर पुष्पराज पटेल के पास चले गए तो बीमारी ठीक हो गई। मतलब कि एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि डॉक्टर को जो कहा जाता है भगवान होता है डॉक्टर, वो कॉन्फिडेंस इनके पास आकर सबको मिलता है। और मैंने तो दूसरे मरीजों को भी आते देखा है, बहुत आपके पास आकर खुश हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी शादी हुई है, वो भी डॉक्टर हैं, आपकी वाइफ भी, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं घर को? मतलब दोनों लोग बहुत व्यस्त प्रोफेशन में हैं आप लोग। अब ये तो समझ लीजिए एक सक्सेस का दुष्परिणाम है जो हमारे घर वालों को भोगना पड़ रहा है कि वो लोग मैनेज करते हैं। अच्छी बात है, जॉइंट फैमिली है, तो मेरी माँ और मेरे भाई, उनकी वाइफ, तो बच्चों को ज़्यादातर वो लोग ही मैनेज करते हैं क्योंकि मैं और मेरे वाइफ ज़्यादातर काम में बिजी रहते हैं। डॉक्टर साहब से हम दिल की बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल जो दिल की बीमारियां बहुत कॉमन हो गई हैं उनसे कैसे बचें। डॉक्टर साहब कोई छोटे छोटे टिप्स देना चाहेंगे कैसे आदमी बचे, अपने आप को बचाए? छोटे छोटे टिप्स दें आम आदमी को। जितना ज़्यादा हो सके पैदल चलें, जैसा अब
वेस्टर्न लोगों ने अडॉप्ट किया है कि मोबाइल पे या डिवाइसेस पे 10,000 स्टेप्स का काउंटर लगाते हैं। हम लोग अब ज़्यादातर लोग लगाने लगे मोबाइल पे कि एक गोल सेट कर लिए, तो उसका तरीका यही है कि एक बार में अगर पॉसिबल नहीं है तो जितना हो सके पैदल चलें, सीढ़ी उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग कम से कम करें, मार्केट जाना है तो पैदल जाएं, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। और थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें कि अब सबकी लाइफस्टाइल ऐसा है कि बिज़ी है, सब कहीं ना कहीं काम इतना कंपटीशन है कि मुश्किल हो जाता है समय निकाला। लेकिन जो शरीर आपको 24 घंटे चला रहा है, 23 घंटे चला रहा है, स्वस्थ रखा है, तो उसको एक सर्विसिंग के लिए आधे से 1 घंटा आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो ओवर स्ट्रेस, ओवर वर्क के कारण बहुत समय तक नॉर्मल रहना पॉसिबल नहीं रहता बॉडी के लिए। खास करके आजकल का जो एनवायरनमेंट है कि जैसा मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि ये तो एक दौड़ हो रही है, रेस हो रही है हमारे और बीमारी के बीच में। कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा तेज़ दौड़ते रहेंगे तो आप बचे रहेंगे, और जहाँ आपने थोड़ी लापरवाही की, रुके, कोताही बरती और बीमारियों ने आप लोग को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भी अच्छी बात यह है कि अगर आप फिर से सजग हो जाते हैं, फिर दौड़ना चालू कर देते हैं, चलना चालू कर देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चालू कर देते हैं, तो फिर आप उनसे आगे निकल जाएंगे। बट क्योंकि अवसाद बहुत बड़ा, डिप्रेशन बहुत बड़ी वजह है दिल की बीमारी की, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, डिप्रेशन तो है ही। डिप्रेशन के कारण एंग्जाइटी वो होता है डिप्रेशन की वजह से। और जैसा आप बोल रहे हैं कि दिल लगाने से दिल की बीमारी होती है, अब ये तो एक इमोशनल चीज़ें हैं, उस पर कंट्रोल रखना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसा इन फैक्टर्स के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है जो योगा और प्राणायाम, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो होती हैं, जो हमारे हार्ट को, माइंड को, दोनों को रिलैक्स करती हैं और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में सहायक होती हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ एक फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, मतलब दोनों का बैलेंस ज़रूरी है कि केवल योगा एक सफिशिएंट नहीं है, योगा भी आवश्यक है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है कि अगर आप 1 घंटा करते हैं तो 1 घंटा, आधा घंटा योगा करिए, आधा घंटा वॉक करिए, जॉगिंग करिए, तब कंप्लीट। आपसे जितनी बार बातचीत हुई है, आपने हमेशा इस बात पर बहुत फोकस किया है कि वॉक करना अपने आप में सफिशिएंट एक्सरसाइज है, कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, फिट रखने के लिए अपने आप को वॉक करना सफिशिएंट है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे, अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहेंगे? वॉक में कंटिन्यूटी ज़रूरी है। बहुत बार मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं हम और कोई एक गैप हुआ, उसके कारण फिर वो गैप बहुत लंबा होता गया। लेकिन ये गैप जितना छोटा है उतना अच्छा है कि उसको जो ब्रेक हो जाते हैं उसके कारण रिदम टूट जाती है। कंटिन्यूटी ज़रूरी, प्रतिदिन 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो कहते हैं कि ब्रिस्क वॉक करना है, इतना तेज़ चलना है कि थोड़ा सांस में डिस्कम्फर्ट हो, या चलते चलते बात करने में आपको भी फील हो कि मेरी सांस फूल रही है, इतना ब्रिस्क वॉक ज़रूरी है। अगर कभी किसी को डिस्कम्फर्ट फील हो तो तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि कुछ चेस्ट में भारीपन है, कई बार लोग गैस वैस समझ करके नज़रअंदाज करते हैं। वैसे जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा दुश्मन है वो गैस ही है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे आते हैं कि बोले गैस बन रही है, गैस बन रही है, और बाद में पता चला तो हार्ट अटैक निकला, या रिलेटिव्स आए और बताया कि उन्होंने बताया कि गैस बन रही है, और हम जब तक पहुंचते 2-3 दिन से गैस बन रही थी, हॉस्पिटल तक पहुंचते तो लेट हो गए थे। तो ये एक बहुत कॉमन मतलब ऐसा मिमिक है जो लगता है कि गैस की प्रॉब्लम हो रही है और रहती है हार्ट के कारण। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये गैस के कारण है, यानी पेट की समस्या है, या हार्ट की समस्या है। जो केवल अगर पेट के कारण गैस बन रही है तो डकार आती है, रेस्टिंग टाइम पे होती है, कभी खाली पेट में या खाने के बाद होता है, थोड़ी देर में अपने आप रिलैक्स हो जाता है। और ये गैस की प्रॉब्लम यूजली जिसको है तो उनको लंबे समय से रहती है, ऐसा नहीं कि सडनली अचानक से हो गया। अगर अचानक से इस तरह का हो रहा है कि थोड़ा सा भी एक्सर्शन में अचानक से बहुत ज़्यादा डकार आ रही है या जलन हो रही है, तो उसको गैस समझ के नज़रअंदाज करना ज़रूरी नहीं है। और गैस की दवाइयाँ आजकल यूजली सभी घरों में रहती हैं और लोग ले लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ रिलीव हो गया। नॉर्मली तो जो गैस की प्रॉब्लम है, तो जैसे अगर गैस की दवा ली, जो कॉमन दवाई ओवर द काउंटर अवेलेबल है, तो 2 से 3 दिन तक दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कोई और मेडिसिन नहीं ले रहा है।
बट अगर ऐसा लग रहा है कि फिर शाम को फिर गैस बनने लगी तो एक उसको स्ट्रॉन्ग सस्पिशन माने कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर चलने फिरने में ऐसा लग रहा है कि बहुत जलन हो रही सीने में या डकार आ रही बहुत ज़्यादा, तब उसको हार्ट का संकेत मानना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर ये लेफ़्ट साइड में हो रहा है चेस्ट के साथ में, लेफ़्ट शोल्डर की तरफ कुछ भारीपन या खिंचाव ऐसा महसूस हो रहा है, या सीने में ऐसा लग रहा है कि वजन जैसा रखा हुआ है, तब ये एक हार्ट की प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करा लेना ज़रूरी है। जो जांचों में एक सबसे पहले तो ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट, ये सबसे आवश्यक है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने में। दूसरा, आपने जो पूछा कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सडनली हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो गई घर में, तो क्या ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम इमरजेंसी में घर में रखें, या क्या दवा है जो हम ले लें तो ताकि इतना समय मिल जाए कि हम डॉक्टर तक सही सलामत पहुँच जाएँ। जो एक डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन टैबलेट है जो ब्लड थिनर है। तो ये हैं डॉक्टर पुष्पराज पटेल, और इनसे हमारी लंबी बातचीत हुई। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब बहुत कम बोलते हैं, आज उन्होंने जितनी बातचीत की है वो 1 महीने का पूरा कोटा है, इनके बोलने का कोटा है। वैसे बहुत पढ़ते हैं, मरीजों की बहुत सुनते हैं, और इन्होंने कहा है दिल से दोस्ती कीजिए, दिल की आवाज़ को सुनिए, दिल को पहचानिए। आप भी कुछ संदेश दे दीजिए डायरेक्टली जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, जो ऑलरेडी जैसा बताया, स्वस्थ रखने के लिए जो टिप्स हैं वो सबको फॉलो करने की ज़रूरत है। मतलब आज के समय में कोई भी ये ना सोचे कि मैं इन डिजीज़ से इम्यून हूँ और मुझे तो ये हो ही नहीं सकता है, या मैं अच्छा खाता हूँ तो मुझे रिस्क नहीं है। अब आज का जो समय है सभी इसके लिए वल्नरेबल हैं, तो एक ही सलाह है आपके लिए कि दौड़िए दौड़िए और दौड़िए।